केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना। श्री शाह संथाल परगना को नैनो यूरिया प्लांट का देंगे सौगात, साथ ही कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्यपाल ने कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक को दी स्वीकृति। जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क निर्धारण का दिया सुझाव। आकस्मिकता निधि विधेयक को भी मंजूरी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया जारी। अब तक कई उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा किया दाखिल। आसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज करेंगी नामांकन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 1500 मीटर दौड़ में झारखंड को दिलाया पहला स्वर्ण। जम्मू में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के लिए शुभंकर का लोकार्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर शिखर पर पहुंच गए हैं। श्री मोदी 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज को चौथा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 5वां स्थान मिला है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इस सूची में इस तरह से टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बाहर हैं। झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। और श्री शाह संथाल परगना को आज नैनो यूरिया प्लांट की सौगात भी देंगे। तो हम कहते हैं माहौल बन रहा है विकास के जरिए, तो यहाँ पर जब ये नैनो यूरिया प्लांट स्थापित होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो एक स्कार्सिटी रहती है वो भी खत्म होगी। तो लगातार विकास की अब राजनीति को भी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उसे सुनने आते हैं। जब संथाल परगना के इलाके में अमित शाह जी आए हैं तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव की भी बात होगी ही, क्योंकि जब वो पिछली बार 1 महीने में हम कह सकते हैं ये झारखंड का उनका दूसरा दौरा है। जब चाईबासा में आए तो एक तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का उन्होंने शंखनाद किया था। और कहा जा रहा है कि आज ये जो संथाल का इलाका है ये एक तरीके से बिहार और बंगाल का बॉर्डर का भी इलाका है, तो इस लिहाज से इन दोनों राज्यों के लिए भी लोकसभा चुनाव का एक माना जा सकता है। बिल्कुल, हमने देखा कि जो वहां के झारखंड के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी किस तरह से कह रहे थे कि 2024 के लिए जो आज है वो शंखनाद हो जाएगा, दिया जाएगा। जो पूरा संथाल परगना है, अभी इसके पीछे चाईबासा में भी उन्होंने वहां पर भी कार्यक्रम किया था, वहां पे भी रैली की थी। किस तरह से देखते हैं अगर हम राजनीतिक विश्लेषण के श्री शाह संथाल परगना को आज नैनो यूरिया प्लांट की सौगात देंगे। इसके साथ ही श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही बीजेपी की विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। शिक्षक सुभाष चंद्र जाट ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवघर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस कलेक्शन के माध्यम से भी हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फुल पोटेंशियल के साथ यूज करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर पूरे बाबा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री इफ्को यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ विजय संकल्प रैली का भी शंखनाद करेंगे। पिछले बार जब वो चाईबासा आए थे तो यहां से एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया था। श्री शाह के इस दौरे में धर्म, अध्यात्म और विकास से इतर राजनीति की भी बात होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर श्री शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे।
सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बाबा नगरी का दौरा ऐतिहासिक होगा। पार्टी के साथ समर्थकों के साथ पूरे झारखंड की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है और उसके लिए अमित शाह जैसा व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब लोग ऊर्जा के साथ भरेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे और एक नई लड़ाई जो लंबे समय तक 3 साल तक लड़ रहे हैं और तेजी से लड़ने के लिए संकल्पित हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 में 14 का 14 सीट भाजपा और इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले 7 जनवरी को अपने कोल्हान दौरे के क्रम में चाईबासा में भी एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। इसके बाद श्री शाह की ये संथाल यात्रा है। झारखंड की राजनीति में संथाल की खास अहमियत है। इस प्रमंडल में देवघर समेत कुल 6 जिले हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 जबकि लोकसभा की 3 सीटें हैं। हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़ी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो बाबा मंदिर देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करने के बाद वहीं पर वो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मैं दिवाकर कुमार। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि इसमें जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क निर्धारण किया जाए। राज्यपाल ने इसके अलावा झारखंड आकस्मिकता निधि विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने 27 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार के बजट में रोजगार सृजन को सरकार प्राथमिकता देगी। रांची में बजट पूर्व गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वांगीण विकास पर बजट का फोकस होगा। उन्होंने कहा कि सभी के सुझाव के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। माइनॉरिटीज की यहाँ बहुत अधिक संख्या है और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमृत काल का यह बजट आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेगा। बजट के बारे में पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल का बजट बेहतर, दूरदर्शी और संतुलित है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिरता, टैक्स में छूट, निवेश को बढ़ावा, हरित विकास और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही रोजगार और महंगाई राहत के विषय पर भी इसमें विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इधर नदी क्रूज एमवी गंगा विलास बांग्लादेश पहुंच गया है। यहां इसकी आज औपचारिक रूप से आगवानी की जाएगी। आज मोंगला बंदरगाह पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा उनकी अगवानी करेंगे। बांग्लादेश के राज्य परिवहन मंत्री खालिद महमूद सहित बांग्लादेश के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मोंगला आगमन पर क्रूज सदस्यों का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। दोपहर बाद क्रूज पर सवार पर्यटक यूनेस्को विरासत में शामिल बागेरहाट की 60 गुंबद वाली मस्जिद देखने जाएंगे।
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने पर बल दिया है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से मनरेगा के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक करते हुए मनरेगा अंतर्गत सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के कार्य की प्रगति पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी ली तथा काम में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश भी दिए। इधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। आजसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरेंगी। इस दौरान आजसू पार्टी और एनडीए घटक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशी 7 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 10 फरवरी तक पर्चा वापस लिया जा सकेगा। उपचुनाव के सिलसिले में 27 फरवरी को मतदान, जबकि 2 मार्च को मतगणना होगी। इधर रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे एग्रोटेक किसान मेले का आज दूसरा दिन है। किसान मेला में कृषि, पशुपालन और बागवानी स्टार्टअप से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जिसके मद्देनजर एग्रोटेक मेला में मोटा अनाज की कई किस्में भी प्रदर्शित की जा रही हैं। यह लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एग्रोटेक मेला में कृषि से जुड़े विभिन्न अभिनव तकनीकों से किसानों को रूबरू कराया जा रहा है, ताकि किसान उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सके। पठारी इलाका में हमारा जो कल्टीवेटेड लैंड है वो 28 लाख हेक्टेयर है। उसमें से 10 लाख हेक्टेयर हमारा अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में हमारा यदि लाइमिंग टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है तो केवल लाइम देने से हमारा प्रति हेक्टेयर 1 क्विंटल रांची के राजभवन उद्यान का दीदार करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यह उद्यान 31 जनवरी से 7 फरवरी तक आम लोगों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए खोला गया है। इस उद्यान की खूबसूरती लोगों को खूब लुभा रही है। प्रकृति की मनमोहक छटा को लोग अपने कैमरों में भी कैद कर रहे हैं। राज्य में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान जहां सामान्य से अधिक चल रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों तक इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिले में फाइलेरिया उन्मूलन की रोकथाम हेतु एमडी अभियान इस वर्ष 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले में कुल 7,71,464 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पारिवारिक सदस्यों के साथ औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। खूंटी के मारंगहादा, अड़की, साइको और मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम पतराटोली, कोचांग, पुत्रु, रूताडी एवं बागमा में अभियान चलाकर लगभग 16.5 एकड़ में लगे अवैध अफीम को नष्ट किया गया। पलामू उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित कर जिले के दूर दराज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उपायुक्त ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एनजीटी के आदेशों के अनुपालन, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अवैध खनन पर प्राप्त शिकायतों की जांच, ओवरलोड ट्रकों की जांच, अवैध खनन, अवैध परिवहन के लिए छापेमारी और परिसमाप्त सीटीओ के संदर्भ में चर्चा हुई। बौनापन से ग्रसित गढ़वा जिला अंतर्गत रंका के क्यामुद्दीन अंसारी को जिला प्रशासन की पहल पर विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कर सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है। जिले का उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को उनकी बेटी को भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा पेंशन उपलब्ध कराने और क्यामुद्दीन को स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पाकुड़ उपायुक्त ने जिला विदेश शाखा एवं उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में ससमय सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया।
गोड्डा उपायुक्त ने ईसीएल प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरांत भूमिदाता रहितों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास एवं अन्य लाभ प्रदान करने की दिशा में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भूमिदाता रहितों को अविलंब नियमानुसार नौकरी, मुआवजा या पुनर्वास स्थल पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु ईसीएल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए गए। हजारीबाग उपायुक्त ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की क्रमवार तरीके से समस्याएं सुनी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। दुमका कन्वेंशन सेंटर में आज रेवरेंड L.O. स्प्रेक्टर के जन्मोत्सव के अवसर पर साहित्यकार समागम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवक्ताओं एवं द्वारा एकेडमिक परिचर्चा प्रस्तुत की जाएगी। इसमें नॉर्वेजियन राजदूत सहित देश विदेश के विद्वान हिस्सा लेंगे। रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई स्थानों पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने इन केंद्रों की सूची जारी करते हुए लोगों से टीका अवश्य लगवाने की अपील की है। साहिबगंज में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस क्रम में घाट पर बिजली प्रबंध, टेंट, पंडाल, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और नदी में बैरिकेडिंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर और थीम गीत को आज जारी किया गया। जम्मू स्थित राजभवन में आज खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के शुभांकर, थीम सॉन्ग और जर्सी की लॉन्चिंग की गई। शीतकालीन खेल इसी महीने 10 से 14 तारीख के दौरान होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गुलमर्ग में होने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे और इसमें 9 खेल स्पर्धाएं होंगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था और मेजबान जम्मू एवं कश्मीर अब तक के दोनों संस्करणों में शीर्ष पर रहा था। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के एथलीट आशा किरण बारला ने 1500 मीटर की दौड़ पूरी की। इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इधर खेलो इंडिया के साइकिलिंग में झारखंड के आमिर रियाज ने 1 किलोमीटर स्प्रिंट इवेंट में कांस्य पदक जीता। जनवरी 2023 में देश में कोयला उत्पादन में 12.94% की वृद्धि हुई है, जबकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन 77.79% बढ़ा है। भारत का कुल कोयला उत्पादन वर्ष 2022 जनवरी की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान 79.65 मिलियन टन से बढ़कर 89.96 मिलियन टन हो गया है, जो कि 12.94% की वृद्धि दर्शाता है। कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 11.44% की वृद्धि दर्ज की। शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खदानों में से 28 खदानों ने 100% से अधिक का उत्पादन किया और 3 खदानों का उत्पादन जनवरी 2023 के दौरान 80 और 100% के बीच रहा। कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने जनवरी 23 में 17.79% की वृद्धि हासिल की है और इसी तरह कुल बिजली उत्पादन दिसंबर 2022 में 1,28,536 MU से बढ़कर जनवरी 2023 में 1,36,973 MU हो गया है और इसमें 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता और सतर्कता को अहम बताया। आज विश्व कैंसर दिवस है। 2000 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जिनीवा में मनाया गया था। तब से अब तक हर साल लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक करना और इसके लक्षण से लेकर लोगों को इसके बचाव के बारे में जानकारी देना, ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। संत रविदास की जयंती कल मनाई जाएगी। इस पावन मौके पर काशी स्थित उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धन गांव में लोगों का महाजुटान होगा, जिसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। काशी का यह सीर गोवर्धन गांव, जो संत रविदास की जन्मस्थली है, हर साल यहाँ उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश से
और विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। इन लोगों के लिए 24 घंटे लंगर में भोजन का इंतजाम है। जगह जगह अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, जिससे आए लोग आसानी से अपने संत को नमन कर सकें। लाखों लोग इधर आके गुरु जी को नमस्कार करते हैं, इस जयंती समागम में शामिल होते हैं। और जो ट्रस्ट की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हुई हैं। ये तकरीबन 1-1.5 महीने से जहां पर जो टेम्परेरी टेंट है वो लगने शुरू हो गए थे। पूरा अरेंजमेंट जो सरकार की तरफ से या जो प्रशासन की तरफ से वो पूरा सहयोग है। इस मेले के आयोजन में वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम तो भागीदारी कर ही रहा है, वहीं वाराणसी पुलिस ने इस क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया है और सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किया गया है और कई वीआईपी के आने की संभावना है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना तय है। जो भी व्यवस्थाएं मतलब पूर्व में होती रही हैं, सुरक्षा मानकों को देखते हुए वो सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं। आपके जानकारी के लिए तकरीबन कुल मिला के 350 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे अलग से नियुक्ति की गई है मेला क्षेत्र में। यहाँ अस्थायी मेला चौकी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ ये पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं 2। संत रविदास के जन्मदिन पर भारी संख्या में अनुयायियों का आना और काशी के लोगों का इनका स्वागत करना बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। महापुरुषों की जन्मस्थली अनुयायियों और लोगों के लिए तीर्थस्थली है। ऐसा ही कुछ मंजर है संत रविदास जन्मस्थली पर वाराणसी के सीर में। लोगों का आना जाना जारी है और जन्म दिवस वाले दिन भारी संख्या में अनुयायी यहाँ पर होंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सीर, वाराणसी। सिमडेगा में आयोजित गांधी मेले में राज्य के परंपरागत वाद्य यंत्र, मांदर, नगाड़ा और ढाक बनाने वाले कारीगरों को आय का अच्छा अवसर मिला है। मेले में रोजाना 25 से 30 वाद्य यंत्रों की बिक्री हो रही है, जिससे अरसे बाद इन कारीगरों की अच्छी आय हो रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले गांधी मेले में स्थानीय और उड़ीसा से आए कारीगर वाद्य यंत्रों की बिक्री कर रहे हैं। मेले में आने वाले लोग अपने पुराने वाद्य यंत्रों की मरम्मती भी करा रहे हैं। अभी तो मेला है, उम्मीद है कि लगता है कि बिकेगा, बिका जाएगा तो ठीक है। हमें मांदर है कारोबार करीला का, हमें निजे बनेला और बिजनेस करीला। हमें रहे धंधा है कि हमें गरीब आदमी की हमें कोनो उन्नति ना है, बिजनेस करके हमें दिया। इंची नगड़ा को हम लोग 10,000 में देते हैं, 20 इंची को 9,000 में देते हैं, 28 इंची को 8,000 में देते हैं, सबसे छोटा को वही 4,000 और ढोलकी को बेचते हैं 4,500, हाँ को 8,500 ऐसे ही करके देते हैं। ओडिशा के राउरकेला से मेला घूमने आए सीयूस ने कहा कि गांधी मेले में उचित कीमत में अच्छे मांदर और नगाड़े मिल जाते हैं, इसीलिए वे इसकी खरीदारी करने आए हैं। हम लोग आए थे गांधी मेला में मंदिर खरीदने, यहाँ बहुत अच्छा मंदिर मिलता है, सुनने में आया, तो इसीलिए हम लोग राउरकेला ओडिशा से आए हैं यहाँ मंदिर खरीदने। सिमडेगा का गांधी मेला एक तरफ जहाँ लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज्य की कला संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारीगरों के लिए भी इस मेले का खास महत्व है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान भी केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से खेती की नई तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी दोगुना कर रहे हैं। मेराल प्रखंड के अरंगी गांव के किसानों ने ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पत्ता गोभी और टमाटर की खेती की है, जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। गढ़वा की अरंगी गांव में ड्रिप इरिगेशन से खेती करने वाले किसान की पत्नी ने बताया कि नई विधि से खेती करने से उन्हें अच्छी आय हो रही है और वे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पा रही हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे पति जो हैं खेती करते हैं, गोभी लगाते हैं, टमाटर, यही सब, तो जाते हैं बाजार में बेचाता है, उसी से चलता है घर के सब राशन वासन। 2 बच्चा हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं हम लोग। किसान विपिन बिंद ने कहा कि सरकार से ड्रिप इरिगेशन की सुविधा मिली है। पहले 1 एकड़ भूमि के पटवन में जितना पानी लगता था, अब उतने ही पानी से 5 एकड़ का पटवन हो जाता है। खेती में लागत कम होने से उनकी आमदनी बढ़ी है और बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। कृषि विज्ञान के सहयोग से हम लोग को ड्रिप इरिगेशन मिला है और ड्रिप से
पानी का बचत होता है, उससे हम लोग खेती कर रहे हैं। अभी जो 5 कट्ठे में जितना पानी बहवाते थे उतने में 1 एकड़ पटता है। पानी के बचत से हम लोग मतलब सब पूरा खेत में खेती कर ले रहे हैं और खेती से पहले की अपेक्षा दुगना आमदनी मतलब हो गया है हम लोग। प्रखंड विकास पदाधिकारी परवेश साव ने कहा कि मेराल प्रखंड कृषि प्रधान प्रखंड है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। हमारे आत्मा के द्वारा ड्रिप इरिगेशन का प्रावधान है। वैसे किसान जो खेती बाड़ी में उनकी रुचि है, ड्रिप इरिगेशन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और उसके द्वारा किसान खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका में सुधार ला रहे हैं। गढ़वा के आकांक्षी जिले में शामिल होने से किसानों की माली हालत सुधर रही है। केंद्र और राज्य सरकार से मिल रही सुविधाओं का लाभ उठाकर किसान नई तकनीक से खेती कर रहे हैं। इससे इनका आत्मबल और कृषि के प्रति रुझान और बढ़ा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के एक स्लम में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की बेटी ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल करके निश्चित रूप से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मिसाल कायम की है। बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस बेटी की चाहत है कि आगे चलकर वह फैशन डिजाइनिंग को स्वरोजगार का जरिया बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। किया है। जेबा बताती है कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। परिवार का साथ लेकर उन्होंने चुनौतियों को पार करते हुए आज अपनी एक पहचान बनाई है और बचपन के सपने को पूरा करने की ओर बढ़ रही हैं। फैशन डिज़ाइनिंग जो कि लोग इसको कहीं ना कहीं गलत मानते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम से ये लोग सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग पता नहीं क्या होगा, कैसी पढ़ाई होगी ऐसा करके। तो मैंने जहाँ तक किया है और मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, तो फैशन डिज़ाइनिंग मेरा एक ड्रीम था कि डिज़ाइनर बनना। आज मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है तो बहुत ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज देवघर दौरा, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। आज इफ्को नैनो यूरिया प्लांट को देंगे सौगात, साथ ही कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्यपाल ने कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक को दी स्वीकृति, जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क निर्धारण का दिया सुझाव। आकस्मिकता निधि विधेयक को भी मंजूरी। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया जारी, अब तक कई उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा किया दाखिल। आजसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी आज करेंगी नामांकन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बाला ने 1500 मीटर दौड़ में झारखंड को दिलाया पहला स्वर्ण। जम्मू में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर का लोकार्पण।